भारत में प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है बेटा, आप तो आज बहुत टाइम बाद आए हैं। आज ही से आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है? पढ़ा था आपने ऑनलाइन? अच्छा। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हमें स्टार्ट करनी है पर्वत श्रृंखलाएं, जिनकी हम कल बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था, ग्रुप में तो है ना आप? ग्रुप में देखा था कल कुछ? देखिए सभी लोग ग्रुप में, आपको मैंने क्या भेजा था, एक दो इमेजेस भेजी थी पर्वतमालाओं की, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और ये जो भाग है हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? भारत के भौतिक प्रदेश, जो भारत का भू आकृतिक विभाजन है। हमारा जो भारत देश है, हमारा प्यारा देश भारत, इसमें अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें हम लोग पर्वत देख रहे हैं, पठार देख रहे हैं, मैदान देख रहे हैं, रेगिस्तान देख रहे हैं, द्वीप समूह देख रहे हैं, तटीय मैदान देख रहे हैं। तो एक एक करके हमने इनका अध्ययन प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आयुष? पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा। पर्वत श्रृंखलाओं के क्रम में हमने हिमालय पर्वत को देखा, ट्रांस हिमालय को देखा, महान हिमालय को देखा, लघु हिमालय को देखा और बाह्य हिमालय को देखा, पूर्वांचल को देखा। फिर हमने पढ़ा मैदान। मैदान यानी जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है, जिसमें सिंधु के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान देखा। फिर हमने शुरू किया, जो कल हमने स्टार्ट किया था, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और मैंने आपको बताया था ये भारत का सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। ये इररेगुलर ट्रायंगल है ना, अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे प्राचीन भूभाग जो है, सबसे ओल्डेस्ट आप बोलेंगे जो भूभाग है, वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जिसको कि फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, स्टडी करने के लिए क्लासिफाई कर दिया। कुछ इसमें रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, और कुछ इसमें क्या है? प्लेट्यू है। इसीलिए इसे प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था। अब वैसे इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कई जगह इसको क्या कर देते हैं, दो भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और निचला हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू। तो हमें यह ध्यान रखना है, जो ये पूरा हिस्सा है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का, कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं हम? ये वाला हिस्सा, जो निचला हिस्सा है, ये जो इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप का है, ये वाला हिस्सा जो अंदर पीला पीला हिस्सा है, ये त्रिभुजाकार आकृति का आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर बहुत से पठार हैं, इसके अंदर बहुत से पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक नदी जिसका हमने कल भी जिक्र किया, जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण है कि आप ये बोल सकते हैं कि नर्मदा नदी से ऊपर का जो हिस्सा है, लोग उसको नॉर्थ इंडिया के नाम से जानते हैं, और नर्मदा नदी के नीचे का जो हिस्सा है उसे साउथ इंडिया। यानी नर्मदा नदी एक प्रकार से क्या कर रही है? विभाजक बन गई है। विभाजक मतलब जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है, समझ रहे हो? एक बाउंड्री बन गई है। और नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम भी आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या नाम था उन पर्वत श्रृंखलाओं का? इसके ऊपर एक माउंटेन रेंज थी जिसका नाम है विंध्याचल, और इसके नीचे भी एक माउंटेन रेंज थी जिसका नाम है सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा जहां पर मिलते हैं, वो रेंज कौन सी बनती है? मैकाल। ये तो आप सबको याद हो गया होगा, ये तो आप सबको याद हो गया होगा। विंध्याचल और सतपुड़ा जहां पर मिलते हैं, वो रेंज कौन सी है? मैकाल। तो यहां पर नर्मदा नदी क्या कर रही है? जल विभाजक का काम कर रही है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। इनसे ऊपर का हिस्सा, इनसे नीचे का हिस्सा, इससे ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इससे ऊपर का हिस्सा, ये वाला पार्ट, इसको कई बार कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड्स। अब नाम से ही देखो, सेंट्रल मतलब केंद्रीय या मध्य, केंद्रीय। हाईलैंड्स का मतलब क्या होता है? उच्च भूमि, उच्च भूमि। तो ध्यान रखना, ये जो वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा बताओ? जो ये
पर्वत श्रृंखलाओं को मिला के, और इससे ऊपर का हिस्सा है, ये नर्मदा नदी से ऊपर का पूरा हिस्सा, इसको आप किस में रख रहे हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। किस में रखते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। और उसके बाद जो नीचे हिस्सा है पूरा, इसको बोलते हैं डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। हालांकि दक्कन का पठार एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जिसको हमने कल मार्क किया, लेकिन जब इसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होता है तो सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे डेक्कन प्लेट्यू। भारत का सबसे बड़ा पठार भी कौन सा है? दक्कन का पठार। और ये दक्कन का पठार खुद किसका भाग है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत ही दक्कन के पठार को पढ़ा जाता है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, एक पठार हमने पढ़ा था मालवा का पठार, आप सबसे लास्ट में, मालवा के पठार को आप किस में रखोगे? सेंट्रल हाईलैंड्स में रखोगे या डेक्कन प्लेट्यू में रखोगे? सेंट्रल हाईलैंड्स में, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा हो गया। समझ में आ गई ना बात? बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बघेलखंड, ये सब समझ पा रहे हो ना? उसका एरिया आप निकाल पाओगे। अच्छा, आप बगल में बेटा आप मुझे बताइए, कार्बी एंगलोंग पठार, ये पठार कहां पड़ा था आपने? कार्बी एंगलोंग, असम में। बहुत बढ़िया, असम में। आप मुझे बताइए मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, उसकी एक पहाड़ियां, 3 मेन पहाड़ियां, नाम बताइए। गारो, खासी, जयंतिया, बिल्कुल सही। आयुष आप मुझे बताइए, गारो की पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के पठार की एक पहाड़ी से अब दूर हो गई है, सेपरेट हो गई है, उसके बीच में प्लेन्स रीजन आ गया है, कौन सी? कौन सा गैप के नाम से जानते हैं उसको? राजमहल गारो गैप। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए मिकिर और रेंगमा कहां पड़ती है और किसका भाग है? असम में पड़ती है और गारो खासी जयंतिया एक्सटेंशन में है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए सर, जो ये है राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती है? झारखंड में। राजमहल की, आप तो कल आए नहीं थे? नहीं, झारखंड, झारखंड। ठीक है। आप बताइए मुझे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, तो किस नई पर्वत घाट का निर्माण होता है? नीलगिरीज। आप बीच बीच में मत बोलिए। नीलगिरीज, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब आप बताइए, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मिलके एक नया घाट बना रही है, मतलब पश्चिमी पूर्वी घाट मिलकर नीलगिरी बना। कितने राज्यों में विस्तार है इसका? 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है राम बहादुर जी? भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी विंध्या, ऑप्शन ई सतपुड़ा। सबसे लंबी कौन सी है? देखो, सबसे लंबी हिमालय, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट 1300 किलोमीटर है सर, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में लंबा कौन है? पश्चिमी घाट। अभी आप देखेंगे उसको। अब आपने हिमालय बोला, देखो हिमालय है तो अपने आप में कितनी 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला, और पश्चिमी घाट कितनी है? पश्चिमी घाट इतनी है 1600। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो, हिमालय पूरा भारत में थोड़ा है, इतना बड़ा हिस्सा नेपाल है, फिर भूटान है, जबकि पश्चिमी घाट पूरा का पूरा कहां है? भारत में। अगर ये पूछ लिया जाए कि पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, और वहां पे हिमालय भी ऑप्शन होगा और पश्चिमी घाट भी होगा, तो किसको टिक करोगे आप? पश्चिमी घाट को, क्योंकि पश्चिमी घाट किसी और देश में नहीं है, वो हमारे देश गुजरात से शुरू होके, महाराष्ट्र से होके, गोवा से होके, कर्नाटक से होके और आपका केरल तमिलनाडु तक पहुंचता है। याद रहेगी बात? तो हम लोगों ने क्या देखा, इसको इस प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है। याद रखना है, यहां पर विभाजक का काम कर रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं उनकी तुलना में, जितनी भी बड़ी नदियां हैं उनकी तुलना में विपरीत दिशा में बहती है। और इसका विपरीत दिशा में बहने का कारण क्या है आयुष? भ्रंश घाटी में बहना। किसमें बह रही है? भ्रंश घाटी में। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली और नदियां मुझे बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई भी।
हाँ भाई, ताप्ती सर, ऑनलाइन ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। ताप्ती, बहुत बढ़िया राम ताप्ती। बहादुर जी। और कोई बताइए, नर्मदा और ताप्ती के अलावा भी एक और नदी पढ़ाई थी भ्रंश घाटी में बहने वाली, नर्मदा और ताप्ती के अलावा, जल्दी बताइए। दामोदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दामोदर। तो अपने दिमाग में बिठा लेना, ये सीधा आरओ पीसीएस लोअर एग्जाम्स कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। अब आप मुझे बताइए बहुगुणा मैम, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और दामोदर कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बहुत बढ़िया। इनमें से नर्मदा और ताप्ती कहां गिरती है? अरब सागर में, यानी पश्चिम दिशा में बहती है। और दामोदर बे ऑफ बंगाल में जाती है। लेकिन दामोदर क्या डायरेक्ट जाती है बे ऑफ बंगाल में? नहीं, दामोदर हुगली में मिलती है, और हुगली हुगली गंगा की वितरिका है, वो सीधा बे ऑफ बंगाल में जाएगी। दूसरा, आप मुझे बताइए आयुष, वो कौन सी नदियां हैं, प्रमुख नदियां प्रायद्वीपीय भारत की, जो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चार प्रमुख नदियां याद रखनी है, जो कहां गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, प्रायद्वीपीय भारत की। नाम क्या क्या है, सब याद रखेंगे। महानदी गुजरात, ये मिलेगी आपको महानदी उड़ीसा में। महानदी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में डेल्टा देखेंगे इसका। महानदी गोदावरी, कृष्णा, इसका भी आंध्र प्रदेश में। और फिर कौन सी है? कावेरी। ये चार प्रमुख नदी है, इनका नाम ध्यान रखना है। ये चारों प्रमुख नदियों का पानी कहां गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। प्रायद्वीपीय भारत का स्लोप दिख रहा है आपको इससे? प्रायद्वीपीय भारत का स्लोप दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अच्छा, ये बात तो सही है। अब ऑनलाइन स्टूडेंट कोई मुझे बताए, चार वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। हाँ भाई, सौरभ, शुभम, सोनम, राम बहादुर जी, किरण जी, दिया जी, चार वो प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जो विपरीत दिशा में, पश्चिम में गिरेंगी। भाई ये तो जो हमने पढ़ी वो ऐसी है ना, जो ऐसे गिर रही है, इधर इधर बंगाल की खाड़ी में। अब मुझे इधर वाली बताओ, जो अपोजिट डायरेक्शन में गिरती है। कौन बताएगा? सोनम आप बताएंगी या राम बहादुर जी बताएंगे? राम बहादुर जी ने तो बहुत बाद में ज्वाइन किया है, सर लूनी। उनको वो इतनी चीज बता रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए, कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी भी पश्चिम में जाती है और रेगिस्तान की नदी है। ठीक है, और? सर ये शायद माही भी है। माही, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे बेटा आप। कौन बोल रहा है ये? शुभम कठैत बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, अच्छा लड़का है। हाँ बोलो, और बोलो। सर अच्छा दो ही लड़का पता है। है। और कौन सी है? दो ही पता है? बेटे अभी अभी तो नर्मदा का नाम लिया मैंने, नर्मदा और नर्मदा। तापी तो अभी अभी बोली। ये तो डायरेक्ट आप बोल सकते थे, नर्मदा तापी डायरेक्ट, और दो आपने बता दी, तो चार नदियां तो वैसी हो गई आपकी। ठीक है, और वैसे मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है आपको। मैंने कहा था खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं समानता, ये ट्रिक याद रखनी है, समानता। स से साबरमती, साबरमती आश्रम गांधी जी का, याद कीजिए। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, गांधी जी। मां से माही, माही का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, माही का मतलब नदी। और ये, ये कौन सी देवी थी? नर्मदा। नर्मदा को बोलते हैं, नर्मदा को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ एमपी, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध रहा है। और ता से ताप्ती, इसी को तापी भी बोलते हैं। और भी नदियां आएंगी, मांडवी, जुआरी, पेरियार, वो आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे प्रमुख नदियां समझ में आ गई बात। अब हम पूछेंगे एक और प्रश्न, ये वाली मैम बताएंगी। आप मुझे बताइए, ये नदियां इधर जा रही हैं, कुछ नदियां इधर जा रही हैं, कुछ नदियां अपवर्ड भी जा रही हैं, जो कि ये बताती हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स का स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। उनका कल मैंने नाम भी लिया था। बताइए कौन सी नदियां? हर डायरेक्शन में दिख रही है ना आपको नदी, इधर इधर ऊपर, कौन सी?
जल्दी बताइए। एक बार रिपीट करेंगे सर? जी, एक बार रिपीट करेंगे सर? मैंने बोला कुछ नदियां हमने देखा पश्चिम दिशा में जा रही हैं, ठीक है, कुछ नदियां पूर्वी दिशा में जा रही हैं। अधिकांश नदियां पूर्वी दिशा में जाती हैं क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल, निचला ढाल जो है वो इस तरफ झुका हुआ है, किस तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। कुछ नदियां उधर जा रही हैं। एक्सेप्शन क्या था, बड़ी नदियां जो उधर जा रही हैं क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बह रही हैं। फिर हमने पूछा कुछ नदियां ऊपर भी तो जा रही हैं क्योंकि ढाल ऊपर जो सेंट्रल हाईलैंड वाला है उसका उस तरह से ढाल है। तो वो नदियां जो इस तरह से जा रही हैं उन नदियों के नाम बताने हैं। जो उत्तर पूर्व में जा रही है तो वहां पे समुद्र तो है नहीं, तो वो किसी बड़ी नदी में मिलेंगी और तब जाके समुद्र में जाएंगी। बताइए। सिंधु सतलज तो अलग हो गई मैडम, सिंधु सतलज तो सब इधर जा रही है। हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं, अभी हिमालय नदी की बात नहीं कर रहे हम। हाँ बिल्कुल सही। चंबल, चंबल नदी बड़ी नदी है चंबल। चंबल सिंध। अब सिंध और सिंधु में कंफ्यूज मत होना। सिंध, काली सिंध, एक नाम से हमारे देश में दो दो तीन तीन नदियां हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड में भी और भागीरथी नदी बंगाल में भी है, कंफ्यूज मत होना। चंबल सिंध, बेतवा, केन, येन केन प्रकारेण, ये केन नदी। इसके अलावा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी बोली मैडम, बहुत बढ़िया, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन। तो देखो अमरकंटक से ही निकल रही हैं दो इंपॉर्टेंट नदियां। ये अमरकंटक है सपोज, मैकाल में, मैकाल श्रेणी में आता है अमरकंटक, एमपी। एक नदी इधर जा रही है, वन, बोलेगा कोई नहीं नाम। एक नदी ऐसे जा रही है, टू। आप मुझे नाम बताओ। ये अमरकंटक है, एक नदी पश्चिम में जा रही है, एक नदी उत्तर पूर्व में जा रही है। नाम बताओ मुझे पश्चिम में जाने वाली नदी का। नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा पूरब में जाएगी सर, महानदी। ऊपर जो ऊपर जा रही है 2 नंबर पे ऊपर, सोन। महानदी सर। नहीं, महानदी थोड़ा और आगे से आती है। ये सोन नदी, ये कौन सी है? सोन। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। बिहार की राजधानी पटना के निकट इसका मिलन होगा किससे? गंगा नदी से। तो हाँ, अमरकंटक से ही आ रही है। तो जोहिला भी निकलती है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये जो अभी बता रहे हैं ना राम बहादुर जी, महानदी, पुरानी एनसीईआरटी में महानदी का जिक्र आता था। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ था पर वो गलत था, पर वो गलत था। तो ध्यान रखना है। महानदी है सर, महानदी है। महानदी महानदी एग्जैक्ट वहां से नहीं निकलती, महानदी थोड़ा और आगे आप जाएंगे तब वहां निकलेगी। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में उसका जिक्र आता था, जो गलत है, वो जोहिला नदी है। तो एक हो गई आपकी नर्मदा। अब देखो पैटर्न कितना अलग है, एक नदी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक नदी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जानी है। इसे बोलते हैं रेडियल पैटर्न, जो आगे आप पढ़ेंगे जब हम रिवर पढ़ेंगे। अभी तो केवल रिवर का उल्लेख इसलिए किया ताकि आपको डायरेक्शन पता लगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ढाल किस तरफ है। तो कल हमने लिखा भी था, इसका ढाल इस तरफ है और इसका ऊपर से ढाल उस तरफ है। तो ये बात सबको क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, किसको हमने सेंट्रल हाईलैंड बोल दिया, किसको हमने डेक्कन प्लेट्यू बोल दिया? प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत से प्लेट्यू हैं। और जैसे आपने देखा था दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार। तो ये सारे पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अब उसी में जहां तक कल लिखा था आगे कंटिन्यू करना। सर, सर आवाज ही नहीं आ रही सर की। सर आपकी वॉइस कट गई सर।
गुड मॉर्निंग सर जी। आप लोग को आवाज आ गई अब? अब आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कब से नहीं आ रही थी आवाज? 2 मिनट से। ओहो, 2 मिनट में मैंने कुछ समझाया तो नहीं ना? ये पता नहीं लगा ना, यहाँ पे ये इधर से बैटरी बंद हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि ये ऊपर का हिस्सा आप समझ गए, नर्मदा नदी आपको ध्यान रखनी है। ऊपर का हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, केंद्रीय उच्च भूमि, नीचे का हिस्सा हो गया डेक्कन प्लेट्यू। अब और भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो आप लिखते हुए चलेंगे। डेट डालिए आज की, और जहां से कल रोका था वहीं से कंटिन्यू कर देना, और अपने आप रफ सर मैप तो आप सर बनाना सीखो। सर थोड़ा साइड हो जाए, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, अभी हम जुड़े हैं, सीमा बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक। सर आपने कल क्या लिखवाया था? कल कल मैंने नोट्स लिखवाए थे। कल आपका लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। एडमिन वो भेज देना कंटेंट, ठीक है? कौन है एडमिन? आयुषी तो एडमिन। आयुष तुम्हारी जिम्मेदारी बेटे, ठीक है? कल जो लिखवाया था, कल कितने पेज का काम था? 2 पेज का काम, 2 पेजेस। ठीक है, अब आगे बढ़िए, उसके आगे लिखना स्टार्ट करना। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए। ये लिख दिया था प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं, ठीक है? आगे लिखो, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। 21 तारीख आज है ना, आज की डेट डाल के लिखना। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, अनेक पठारों से मिलकर बना है। जैसे 1 2 3 4 करके लिखना। 1 नंबर पे लिखना केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स। सेकंड, दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू। तीसरा, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू। और चौथा, उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें मेघालय और ये आ जाते हैं, कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो अब आप समझ गए ना, रीजन वाइज डिवाइड कर दिया हमने। कौन कौन से रीजन में डिवाइड कर दिया भाई? दो तो ये मेन हो गए, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, फिर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न समझ गए कौन सा रीजन आ रहा होगा? कौन सा आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में? मेघालय, कार्बी एंगलोंग, उसी में सारी पहाड़ियां जो है, ठीक है? और ईस्टर्न वाला समझ गए आप, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, डेक्कन प्लेट्यू साउथ वाला पूरा, और नॉर्थ वाला आप समझ गए सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें मालवा, बुंदेलखंड वगैरह, अरावली पहाड़ियां भी सब आ जाएंगी। अब आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स केंद्रीय उच्च भूमि। लिखिए, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। पहले लिखना बेटा, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली माउंटेन रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी।
दूसरा लिखना विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी। तीसरा लिखना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी लिख दिया। चौथा लिखना, एक उसमें कंसीडर कर दिया, उसको लिखा हुआ इन्होंने। चौथा लिखना, वैसे नर्मदा से नीचे विभाजक हो जाता है, नर्मदा नदी विभाजक है। चौथा लिखना विंध्य हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया। नेक्स्ट लिखना चौथी मालवा का पठार। मतलब ये सब इसी में आ रहा है। अभी यहाँ पे हम जो प्लेट्यू लिख रहे हैं उसके अंतर्गत जो हिल्स आ रही, मालवा का पठार। पांचवा लिखना बुंदेलखंड का पठार। और छठा लिखना मेवाड़ का पठार। मेवाड़, राजस्थान में आपने एक जगह सुनी होगी मेवाड़, और एक जगह है मारवाड़। तो मेवाड़ का पठार, मेवाड़ कौन सा हिस्सा जहां मैं गया था, उदयपुर, उदयपुर वाला हिस्सा जो महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र है। और ये बिल्कुल अरावली पर्वत श्रेणी निकलती है यहाँ से, पूरी अरावली का क्षेत्र आपको दिखता है। उदयपुर को किसका शहर बोलते हैं? सिटी ऑफ व्हाट? लेक्स। पिंक सिटी नहीं, सिटी ऑफ लेक्स। पिंक सिटी तो जयपुर को बोलते हैं। सिटी ऑफ लेक्स मतलब झीलों का शहर, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे राजस्थान में दो हिस्से देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान का हिस्सा टच होता है किससे? एमपी से। इधर मेवाड़ वाला हिस्सा जो है इसका ये टच है, ये बॉर्डर लगता है। एक हिस्सा देखा होगा राजस्थान का जो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, घुमा हुआ है, और उधर से एमपी है, मतलब राजस्थान एमपी का बॉर्डर लगता है ना आपस में बड़ा। तो वो हिस्सा आपको ध्यान रखना है। ये सब किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? सेंट्रल हाईलैंड। और हाँ आयुष, इसमें हमने किसको भी रख लिया? सतपुड़ा को भी। हम इसी में पढ़ लेंगे सतपुड़ा को भी, ठीक है। हालांकि नर्मदा नदी जो है वो विभाजक का काम करती है, पर हम सतपुड़ा को भी इसी में पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा आपस में मिलके एक होने, और वो पूरब में जाते जाते अलग श्रेणी के रूप में ना रह के क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। कहां पर? मैकाल श्रेणी में। तो सबसे पहली है इसमें अरावली, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब हेडिंग डाली अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए अरावली के बारे में आप बहुत सारी बातें पहले से जानते हैं। पहली बात क्या है, पहले आप यहां पर देख लेना तब लिखना अरावली। बस दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अरावली पर्वत श्रेणी या अरावली श्रेणी लिख दो सीधा। देखिएगा जरा ध्यान से, अरावली श्रेणी का विस्तार भारत में, गुजरात राज्य है हमारा, गुजरात के पालनपुर से ये शुरू होती है और इस दिशा में बढ़ते हुए यहां पर ये जयपुर शहर है, जयपुर, जिसको आप पिंक सिटी बोल रही है, राजस्थान की राजधानी। इसी जयपुर में आमेर का किला है। आमेर सुना होगा अपने हिस्ट्री में, आमेर फोर्ट, ठीक है। यहां तक ये आपको सीधी दिखेगी, मतलब डायरेक्ट है, सीधी है। फिर ये टूटी फूटी रूप में दिखेगी आपको, बीच बीच में है, बीच बीच में नहीं है। हरियाणा आ जाता है, और फिर दिल्ली में मजनू का टीला, दिल्ली में जगह है मजनू का टीला। राष्ट्रपति भवन है हमारा रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स में पड़ता है हमारा राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल्स भी इसी में आता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये गुजरात से शुरू होकर और कहां तक जा रही है? दिल्ली तक। कहां तक जा रही है? दिल्ली। यानी कितने राज्य कवर करे इसने? अरे भाई कितने राज्य कवर करे? गुजरात, 3 राज्य, गुजरात, उससे ऊपर राजस्थान, और वहां जहां मैं गया था वहां पे दिख रही थी सामने सामने कौन सा? उदयपुर। उदयपुर से ऊपर सीधा सीधा जाते हुए अजमेर, अजमेर में ही इसी पे
पुष्कर भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, और ऊपर 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 जाते जाते जयपुर पहुंचती है, वहां तक सीधी है। और उसके बाद ये टूटी फूटी है, बीच बीच में कटी छटी है। और फिर तीसरा राज्य कौन सा आ गया? हरियाणा। और फिर अब दिल्ली तो संघ शासित प्रदेश है ना, इसलिए राज्य नहीं बोला उसको, दिल्ली, उसमें स्टार लगा दिया। इस प्रकार से इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का। किसका? अरावली पर्वत श्रेणी। यानी अरावली पर्वत श्रेणी 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है। वो 3 राज्य हैं गुजरात, उत्तरी गुजरात, गुजरात पूरा नहीं, गुजरात का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी गुजरात, फिर राजस्थान, सबसे लंबा क्षेत्र राजस्थान में है, हरियाणा, और तब उसके बाद तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में रायसीना हिल्स, मजनू का टीला तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना है कि ये गुजरात के पालनपुर से जयपुर तक तो लगभग सीधी दिखती है, आपको दिख जाएगी, टूटी फूटी ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद ये टूटी फूटी है, जगह जगह इसमें ब्रेक्स हैं, मतलब गैप है। जैसे एक कुछ हिस्सा ये है, फिर बीच में खाली सा एरिया है, फिर दूसरा हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा है। हालांकि इधर बीच बीच में पासेस जरूर है, लेकिन कंटिन्यूटी स्ट्रेट उसमें है। दूसरी बात, ये कैसा पर्वत है मैडम? हाँ, ये है प्राचीन, प्राचीन वलित, यानी कि ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। और इसका महत्व क्या है, जरा एक बात समझिए। हमारा जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य इस टाइम एरिया में। राजस्थान क्या पूरा मरुस्थलीय राज्य है? नहीं, ये अरावली पर्वत श्रेणी ना एक बॉर्डर है, बॉर्डर। क्योंकि आपको पता है राजस्थान का जयपुर वाला एरिया जो है वो, और इधर का पूरा एरिया, ये लगभग प्लेन्स एरिया है, ठीक। इसके इधर जो पूरा हिस्सा है ये मैदानी क्षेत्र है। और आप जानते हो इधर इधर जैसे आप आ रहे, गंगा के मैदान का क्षेत्र है, गंगा के मैदान का क्षेत्र है भाई राजस्थान का। ये जो हिस्सा हो गया, इसके आप आगे आगे दिल्ली, और इधर आ गए, पूरा आगे बढ़ते गए तो उत्तर प्रदेश, भाई दिल्ली जो है उसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है, हरियाणा से तो 3 तरफ से घिरा ही है दिल्ली, और पूरा फिर आपका मैदानी क्षेत्र लग गया। ये वाला क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला वैसा ही फर्टाइल क्षेत्र है जैसा आपका यूपी बिहार के प्लेन से। लेकिन जैसे जैसे आप इस अरावली के पश्चिम में जाएंगे, मरुस्थल बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। अरावली के एकदम पश्चिम में तो एकदम शुष्क क्षेत्र नहीं होगा, वो अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, सेमी एरिड रीजन। कैसा होगा? अर्ध शुष्क। और जितना आप पीछे जाएंगे अरावली में, पीछे 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 पीछे, तो वहां पर रेगिस्तान बढ़ता जाएगा, और वहां पे आपका भयंकर रेगिस्तानी क्षेत्र आ जाएगा, जिसको आप बोलते हैं शुष्क क्षेत्र, सूखा, जहां वर्षा ही नहीं होती, और वो रेगिस्तान है, जो जैसलमेर का, बीकानेर का, बाड़मेर का क्षेत्र है। तो अरावली कर क्या रही है? अरावली एक बॉर्डर का काम कर रही है। कैसे बॉर्डर का काम कर रही है? सोचो अरावली ना होती, अगर मान लो यहां से अरावली गायब हो जाए, तो वहां से जो रेत है, वहां से जो धूल के कण हैं, वहां से जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है कण वाली, वो सब उड़ के कहां आएगी? इधर मैदानी क्षेत्र में। और इनके ऊपर जैसे बिछती जाएगी तो जो उत्तर भारत के मैदान है उनकी क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी पर क्या पड़ जाएगा? नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अरावली का होना अपने आप में बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अरावली एक बॉर्डर का काम कर रहा है बिटवीन, क्या? बिटवीन व्हाट? बिटवीन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड बिटवीन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अरावली भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान और भारत के महान रेगिस्तान के बीच में एक प्रकार का बॉर्डर का काम कर रहा है। लेकिन आज दिक्कत क्या है? आज आपको पता है भारत सरकार ने कितना तगड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। आज अरावली पर्वत श्रृंखला वैसे टूटा फूटा है, और वैसे ही डायनामाइट्स से विस्फोट कर करके उसको और कमजोर कर दिया गया है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इस कारण से जो ये लवणीय मिट्टी है, ये जो लवणीय कण है, वो रेगिस्तान, एक बार क्या हुआ देहरादून में भी आपने देखा होगा, इधर पाकिस्तान और इधर राजस्थान से धूल उड़ी, और वो धूल उड़ के अरावली को पार करके पूरा यहां तक भी पहुंच गई थी उत्तराखंड। हमारी गाड़ियों में हमने देखा, बाइक के ऊपर, उसके ऊपर ऐसे सुबह सुबह ना वो ब्राउन ब्राउन सी जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती है,
रेतीली, वो हम कण, तो वो प्रोसेस क्या हुआ था, उसमें बहुत तगड़ी हवा चली और उसके माध्यम से वो उड़ के कहाँ आई धूल सारी, इधर, मतलब इन राज्यों में, नॉर्दर्न राज्यों में। तो ये अरावली का होना अपने आप में आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत अगर कम होता जाएगा, इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। आज इसकी ऊंचाई भी वैसे देखो, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु शिखर, सबसे ऊंचा पॉइंट इसका गुरु शिखर है 1722 मीटर की ऊंचाई पे, 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। और वो भी जहां मैं उदयपुर गया था उससे थोड़ी दूर पड़ता है, राजस्थान का दक्षिणी भाग पड़ता है ये अरावली पर्वत चोटी का सबसे ऊंचा बिंदु। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है राजस्थान का हिल, राजस्थान में हिल स्टेशन, ये तो अजीब सी बात हो गई ना, हिल स्टेशन पहाड़ कहां से आ गए राजस्थान में? अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में, और अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु जिसका नाम गुरु शिखर माउंट आबू में, ये पड़ता है उदयपुर से ही पश्चिम में कुछ दूरी पे है, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। तो देखो अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कितना है, 2000 मीटर की ऊंचाई पे भी नहीं, 1722 मीटर की ऊंचाई पे है। इसी को आप क्या बोलते हैं बच्चे, गुरु शिखर, जो राजस्थान में है। याद रखना है, यहीं पर एक प्रसिद्ध जैनियों का मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा है, गई थी आप, बहुत अच्छा है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे एक पारसनाथ मंदिर आप पढ़ेंगे आगे, पारसनाथ नहीं गई आप? हाँ, तो उसी ने तो फोड़ फोड़ के पूरे पर्वत का इन्होंने नुकसान कर दिया। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट लगा रही है, फॉरेस्ट कवर बना रही है। सुना है आपने खबर, किसी ने सुनी आप में से खबर, किसने सुनी है खबर? हाँ वेरी गुड, क्या सुनी तुमने खबर? कितना पेड़ लग रहा है, क्यों लगा रहे हैं पेड़? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये लड़का थोड़ा समझदार है, ये लड़का थोड़ा एडवांस चल रहा है, बिल्कुल सही। आपको पता है ये पर्वत कम होते जा रहे हैं, भारत सरकार एक पूरा फॉरेस्ट कवर बना रही है, पूरा फॉरेस्ट कवर, जो कि कई किलोमीटर, ऐसे कई किलोमीटर के स्ट्रेच में होगा, ताकि जो धूल है ना वहां की, वो उड़ के इस तरफ ना है। वरना एक बड़ी समस्या आ रही है, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। जो हमारे गंगा के मैदानी क्षेत्र है, इनकी मिट्टी, इनकी उर्वरता में कमी आ रही है, और अगर मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, इवन यहाँ तक कि देखो नोएडा में जाना, गुरुग्राम में जाना, यहाँ पे पीने का पानी अलग से लेना पड़ता है, और जो वहां का पानी है ना, नॉर्मल जो टैप वाटर आता है, वो थोड़ा लवणीय पानी होता है। देखा आपने नोएडा गुरुग्राम में, जैसे जो हम नहाते वाते हैं ना, जैसे सिर पे पानी डाल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, पानी डाल के पानी के कुछ ना कुछ कण तो मुंह में आ जाते हैं, बड़ा लवणीय सा पानी है। मैं वो करता था, जैसे पेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, वो पानी इतना लवणीय सा लगता है, अजीब सा पानी। मतलब अब हमारा देहरादून का पानी तो सही है, मीठा पानी। हाँ, तो ये पूरा डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, हरियाणा में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और गर्मी कितनी गंदी होने लगी है वहां गुरुग्राम वगैरह में, आप देखिएगा, तो धूल मिट्टी वैसी उठ रही है। और दिल्ली का तो हाल बहुत बुरा है, वैसे पॉल्यूशन से बहुत बुरा हाल है इस टाइम भी, इस टाइम भी दिल्ली तो गैस चैम्बर बन रखी है। तो आप सोचिए, हमारे द्वारा किए गई चीजें हम ही पर क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। और प्रकृति ने तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी दे रखी है हमें, अरावली पर्वत श्रेणी एक प्रकार का बॉर्डर का काम कर रही है। तो ध्यान रखेंगे बात अरावली के बारे में। तो अरावली के बारे में आपको 3-4 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अरावली का विस्तार 3+1 4, 3 राज्य एक संघ शासित प्रदेश में है। अरावली 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पालनपुर से, गुजरात से लेकर जयपुर राजस्थान तक लगातार है। उसके बाद ये बीच बीच में टूटी फूटी है, दिल्ली तक जाती है, दिल्ली में मजनू के टीले तक। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो निवास है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे स्थित है, जो कि अरावली का ही भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, ये अपने आप में एक विभाजक का काम कर रही है महान भारतीय मरुस्थल और साथ ही साथ किसके बीच में, उत्तर भारत के विशाल मैदान। भील, मीणा जैसी जनजातियां, सांसी जनजाति, सुना है आपने, ये सब जनजातियां भी यहां पर निवास करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे रेगिस्तान में आप पीछे जाएंगे, एक बहुत प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, इसका भी जिक्र भी कर रहे थे, रेगिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। और इधर पीछे जाएंगे तो एक झील भी है बहुत तगड़ी, जिसका नाम है सांबर झील, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, नमक बनाया जाता है उससे, सांबर झील से। भाई एक समुद्री झील है चिल्का लेक उड़ीसा की, वो अलग है, और एक इनलैंड मतलब जो हर तरफ से जमीन से घिरी है, सांबर। इसके अलावा डीडवाना, बहुत सारी लेक्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको,
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट रखने हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लिखिए अरावली पर्वत श्रेणी, द अरावली रेंज। लिखिए अरावली, अरावली पर्वत का विस्तार अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर, दिल्ली रिज से लेकर, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज जगह बनती है वो, ऐसे लिखो रिज, दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर, दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्राचीनतम, यह प्राचीनतम मोड़दार पर्वत स्लैश अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, का उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को, जो राजस्थान बांगर को, जो राजस्थान का मैदानी क्षेत्र है ना, रेगिस्तानी वाला, राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से, केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। सर रिपीट कर दीजिए, उच्च भूमि के बाद। उच्च भूमि से अलग करने वाली, उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है, संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट, यह दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, यह दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, जिसकी जियोलॉजिकल एज है वो बताया जाता है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, और अनुमानित आयु, और अनुमानित आयु 570 और अनुमानित आयु एस्टिमेटेड एज 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है, 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। $570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका विस्तार, इसका विस्तार भारत के गुजरात, गुजरात में उत्तर उत्तर में है, इसका विस्तार भारत के गुजरात, कौमा राजस्थान, कौमा हरियाणा एवं दिल्ली संघ शासित प्रदेश तक है। दिल्ली संघ शासित प्रदेश तक है। स्टार पॉइंट, इसका सबसे ऊंचा बिंदु, इसका सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर, गुरु शिखर कौमा माउंट आबू, गुरु शिखर
माउंट आबू, माउंट आबू बहुत फेमस जगह है। वैसी साउथ में जाएंगे, ऊटी बहुत फेमस जगह है, ऊटी सुनिए नीलगिरीज में। गुरु शिखर, माउंट आबू, और ये कहां पड़ता है बच्चे? राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसका सबसे ऊंचा शिखर क्या लिखा? गुरु शिखर कॉमा माउंट आबू, कहां पड़ता है ये? माउंट आबू में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1722 मीटर है। जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। नेक्स्ट, अगला स्टार पॉइंट, अरावली संरचना अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। मुख्य जल विभाजक है, जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को, जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को, अपवाह समझते ना, ड्रेनेज पैटर्न जो है, राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से, गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है, अलग करती है। जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लूनी नदी, लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली, लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अच्छा, लूनी से भी आपको नाम याद रहता है, लूनी। वैसे ना एक शब्द बोलते हैं हम, लूण, नमक। पहाड़ी में भी लूण बोलते हैं, कहीं मेरे ख्याल यूपी साइड में भी लून को लून बोलते हैं, है ना। तो लून मतलब होता है नमक, याद रखना है आपको। लूनी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लूनी नदी इस क्षेत्र से निकल रही है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नदी है, जैसे एक नदी है बनास, राजस्थान में बहती है वो बनास नदी, सुनिए आपने? बनास नदी जो चंबल की सहायक है, और चंबल यमुना की सहायक है, और यमुना गंगा की सहायक है। तो जो लूनी नदी है, बनास नदी है, ये सब नदी इधर से निकलती है। और पुष्कर झील भी बनती है इसमें। पुष्कर सुना है आपने लूनी रिवर के बारे में? पुष्कर झील, पुष्कर जो कहां पे है? अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र भारत में वहां पे। भारत में ब्रह्मा जी का, देखो भगवान शिव के तो इतने मंदिर हैं, भगवान विष्णु के भी इतने मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूरे भारत में एक ही मंदिर है, और वो मंदिर राजस्थान में है, और वो मंदिर पुष्कर में है, अरावली श्रेणी में ही। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो लूनी नदी है, वो नदी एक ऐसी नदी है जो कि समुद्र में मिलती ही नहीं है। कभी प्रश्न आ जाए आपसे, अंतःस्थलीय, ऐसी नदी जो पहले ही विहीन हो जाती है, मतलब स्थल में ही क्या हो जाती है? अंतर्विहीन, गायब हो जाती है। कच्छ के रण में जाती है ये, लेकिन समुद्र से पहले ही, मिलने से पहले ही क्या हो जाती है? रास्ते में ही क्या हो जाती है? गायब। गायब इन द मतलब सेंस डिसअपियर हो जाती है। तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी। निकल कहां से रही है वो? हाँ, तो वही लिखना है आपको। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर, जो राजस्थान बांगर
राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए, राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय, मतलब समुद्र में नहीं मिले ना, पहले स्थल में विहीन हो गई, इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अपवाह तंत्र का उदाहरण है, अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इसे बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, इनलैंड, विद इन लैंड। दूसरा पॉइंट लिखना, स्टार पॉइंट, लूनी के अलावा, लूनी के अलावा, हाँ, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न, लूनी के अलावा बनास, कौमा साबरमती, सर बनास, 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 BANAS, बनास, बनास, साबरमती आदि नदियों का उद्गम, आदि नदियों का उद्गम भी इसी श्रेणी से होता है। साबरमती आदि नदियों का उद्गम भी इसी श्रेणी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली पर्वत माला, अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की, अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जल विभाजक भी है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि एक जल विभाजक भी है क्योंकि सर एक बार रिपीट कर दो। अरावली पर्वतमाला, नहीं दूसरा पॉइंट है, अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह पूरब के, क्योंकि यह पूरब के अपेक्षाकृत, यह पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को, क्योंकि यह पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के, ये मैंने बनाया था ना यहाँ पे, पश्चिम के, ये पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से, पश्चिम के अर्धशुष्क, अर्धशुष्क को बोलते हैं सेमी एरिड और शुष्क को क्या बोलते हैं, एरिड। अर्धशुष्क व शुष्क क्षेत्र से अलग करती है, पश्चिम के अर्धशुष्क व शुष्क क्षेत्र को अलग करती है। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में यह थार मरुस्थल को, दूसरे शब्दों में यह थार मरुस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करती है। दूसरे शब्दों में यह थार मरुस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करती है, थार मरुस्थल को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करती है। नेक्स्ट, भारत का यह क्षेत्र, भारत का यह क्षेत्र खनिज संसाधनों, जैसे तांबा, सीसा,
जस्ता, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से, तांबा, सीसा, जस्ता, चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सर नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर। अच्छा, आपने वो किला सुना है कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ राजस्थान को कई गढ़ों का, फोर्ट्स का स्टेट कहा जाता है। अच्छा, आपने वो सुना होगा हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। अभी जब मैं उदयपुर गया था तो वहीं पे आसपास ही एक एरिया जहाँ पे हल्दी घाटी, ये मेवाड़ का क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ का, जो महाराणा प्रताप का क्षेत्र है। ठीक है, आप तो गई है ना दिलवाड़ा जैन मंदिर में? आप माउंट आबू गई थी उस टाइम? आप अभी पिछली क्लास में बोल रही थी कि मैं नीलगिरीज भी गई हूँ। नहीं, कन्याकुमारी कहाँ गई थी आप? आप कब घूमी इतना सारा? आपके स्कूल से इतना घुमाते थे? स्कूल से ले जाते थे? कौन से स्कूल में थी आप? अच्छा, इतना अच्छा स्कूल है। बचपन में इन्हें सारा घुमा दिया जो आज वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। लिखिए, क्या लिखा आपने? जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर भी आबू पहाड़ी में स्थित है, भी आबू पहाड़ी में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध धर्म स्थल भी है, जो कि एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है, जो कि एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है। लिख दिया। अब अगली श्रेणी जो है वो कौन सी श्रेणी होगी? अब देखो, गुजरात से शुरू हो जाएगी पूरी। बिहार में एक जगह है सासाराम, किस किस ने सुना है? सासाराम किस किस ने सुना है? सासाराम सासाराम, पहला है सर। सर सासाराम फर्स्ट में ही है सर, आगे अपना चंदौली जिला के जस्ट बगल में। ठीक है। सासाराम भारत के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? कौन बताएगा? हुमायूं का मकबरा है सर। हुमायूं का मकबरा। सासाराम प्रसिद्ध है। अच्छा, एक वो पढ़ी थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी के बाद कौन आया? मुगल। मुगल में कौन आया पहले? बाबर। कब आया? 1526, पानीपत का पहला युद्ध। 1540 तक, 1530 तक रहा बाबर। फिर आया हुमायूं, और हुमायूं का तो जीवन कैसा रहा? बेकार जीवन रहा, उड़ते, मतलब उसको बोलते हैं उठते बैठते, और वो पढ़ते पढ़ते तो मर गया था। जो पुस्तक की लाइब्रेरी वही तो था ना, हुमायूं था वो। हाँ, तो हुमायूं के ही टाइम पर आप समझते हैं एक बहुत प्रसिद्ध शासक भारत में हुए, जिन्होंने मुगलों को यहां से खदेड़ दिया। लगभग एक टाइम पे मुगलों का शासन अंत हो गया था, और वो थे शेर शाह सूरी। उनको ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए भी जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड सुनिए आपने? जीटी रोड। कलकत्ता के सोनार गांव से शुरू हुआ है। शेर शाह सूरी का मकबरा है वहां पे, सासाराम में। सासाराम, हाँ, राजस्थान, ये बिहार में। कहां पड़ता है ये? बिहार में। दूसरा, सासाराम इसलिए भी जाना जाता है, एक,
भारत की जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला मीरा कुमार, मीरा कुमार का संसदीय क्षेत्र भी रहा है सासाराम। और मीरा कुमार के पिताजी बाबू जगजीवन राम, जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका क्षेत्र भी रहा है सासाराम। तो सासाराम कहाँ है? तो उसका जिक्र क्यों आ गया? हुमायूं से लेकर और मीरा कुमार तक क्यों आ गई यहाँ जिक्र में? क्योंकि ये पर्वत श्रेणी जा रही है वहां तक। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी वहीं तक जा रही है सीधा। ठीक है, तो अब कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं हम? विंध्यन। कौन सी रहे? विंध्यन। प्रेसिडेंट भी थे तो क्या सर? राम गोविंद सर, वही सासाराम के विधानसभा के या संसदीय क्षेत्र था सर उनका। हाँ, वो पूरा क्षेत्र जो है आपका, मतलब राजनीतिक रूप से तो इंपॉर्टेंट है ही, और हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो लिख हेडिंग डालेंगे आप, क्या है? सासाराम मत डाल देना, विंध्यन। हाँ, देवी मंदिर है वो, जो 52 शक्तिपीठों में आता है। तारा देवी। हाँ, हेडिंग डालिए विंध्यांचल, विंध्यन रेंज या विंध्यन श्रेणी या विंध्यांचल। और वैसे विंध्या भी देवी है, विंध्या। और हमारे राष्ट्रगान में भी तो आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट विंध्य में है सर, हिमाचल मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है विंध्याचल, विंध्यवासिनी का मंदिर है सर, विंध्याचल उसी से प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ बहुत से शक्तिपीठ हैं, ये भी यही बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत से शक्तिपीठ हैं। जो हम देवियों के शक्तिपीठों की बात करते हैं, उन देवियों के जो शरीर के अलग अलग, देवी के शरीर का अलग अलग भाग जो पड़ा, उस भाग के हिसाब से अलग अलग स्थानों पे अलग अलग शक्तिपीठ है। बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर असम में भी है कामाख्या देवी, मेरे ख्याल कामाख्या देवी मंदिर। अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्तिपीठ के। अच्छा, हाँ, अच्छी जगह है सासाराम। ठीक है, चलिए लिखिए, सासाराम नहीं लिखिए, हेडिंग डालिए विंध्यन श्रेणी। लिखिए, इसका विस्तार, इस श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेके इस श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कौमा उत्तर प्रदेश कौमा बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य तक है। बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य तक है। छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ में कैसे आ गई? क्योंकि आपको पता है किससे मिलना है इसको। नीचे क्या है? सतपुड़ा। और बन्नी है मैकाल श्रेणी, उसके आगे क्या है? छोटा नागपुर का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य तक है। आगे लिखिए, यह श्रृंखला, यह श्रृंखला नियमित, नियमित मतलब कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में टूटी हुई है। यह श्रृंखला अनियमित है, अर्थात बीच बीच में क्या है? ये गायब है, टूटी फूटी है, कहीं पे हिल दिख गई फिर गायब हो गई, फिर कहीं प्लेट्यू दिख गया फिर गायब हो गया, स्क्रैपमेंट के रूप में है। आगे लिखना, गुजरात में इसे जोबट हिल, जोबट हिल, वही बिहार में, गुजरात में जोबट, बिहार में, बिहार में बहुत फेमस है कैमूर हिल्स, कैमूर पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। कैमूर पहाड़ियां, कहीं पूछे कहां पे है तो क्या लिखोगे? बिहार। किसका पार्ट है वो? नेक्स्ट पॉइंट, विंध्य श्रेणी के, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में
नर्मदा नदी घाटी है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्यन श्रेणी को सतपुड़ा से अलग करती है, जो विंध्यन श्रेणी को सतपुड़ा से अलग करती है। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह अत्यधिक पुरानी कौमा घर्षित, घर्षित समझ रहे हो, जिसमें घर्षण हो गया है, घर्षित एवं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है जो मालवा के पठार, जो मालवा के पठार के दक्षिण में, जो मालवा के पठार के दक्षिण में व नर्मदा नदी के समांतर, व नर्मदा नदी के समांतर, नर्मदा नदी के समांतर 1150 किलोमीटर की लंबाई में, 1150, 1150 या 1200 भी बोलते हैं कई जगह, 1150 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और कैसे फैली हुई है ये? ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे लंबाई फैली हुई, लिख दिया। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे में, जैसे ही जा रही है। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट बोलो चाहे ईस्ट टू वेस्ट बोलो, इधर से बोलोगे तो वेस्ट टू ईस्ट, उधर से बोलोगे तो ईस्ट टू वेस्ट, बात तो वही है। आगे लिखे, विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की, विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें प्रसिद्ध है भारनेर, भारनेर, कैमूर, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ आदि। भारनेर, कैमूर, पारसनाथ आदि, याद रखना इसी का पाठ है, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ आदि। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर कौमा चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर कौमा चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित, के चट्टान से निर्मित इस संरचना में, इस संरचना में धात्विक खनिजों, धात्विक समझते हो, धातु, धातु वाले खनिज, धात्विक खनिजों का अभाव है, धात्विक खनिजों का अभाव है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित, यहां से पहले लाल बलुआ पत्थर चूना पत्थर बहुत लिया जाता था, फिर उससे अलग अलग इमारतें बनाई जाती थी, से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की, परंतु भवन निर्माण, जैसे राजस्थान से संगमरमर इस्तेमाल होता है ना बहुत तगड़ा,
बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान उसके लिए। वैसे ये क्षेत्र लाल बलुआ पत्थर, जैसे आपका रेड फोर्ट बना है, जैसे पहले जमाने में छोटी ईंटें होती थी, आजकल की ईंटें देख रहे हैं कैसी ईंटें आ रही है आजकल, पहले अलग तरह की ईंट आती थी, लाहौरी ईंट होती थी, लाहौरी ईंट, पतली पतली लंबी लंबी। और पहले की दीवार आप देखिएगा कितनी कितनी चौड़ी होती थी दीवार। तो जहां पर जैसा क्षेत्र है उसके हिसाब से वहां के आसपास के मॉन्यूमेंट भी बने हिस्टोरिकली। तो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है, बहुत आर्थिक महत्व। अब 2 पॉइंट अलग से लिखने हैं आपको, जो आपको ध्यान भी रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। लिखिए, यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड करेगी, इसके ऊपर का गंगा का क्षेत्र हो गया और नीचे का प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो नीचे की नदियां हो गई, जैसे गोदावरी कृष्णा कावेरी, वो नीचे की हो गई। ऊपर की जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ऊपर का पानी ऊपर ही चला जाएगा, जैसे चंबल सिंध बेतवा केन, वो पानी नीचे नहीं आएगा और नीचे का पानी ऊपर नहीं आएगा। जल विभाजक मतलब सेपरेट कर दी। एवं इसी श्रेणी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अब स्टार पॉइंट लिखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी सर फिर से बोल दीजिए, आवाज रुक गई। इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक को सद्भावना शिखर, कॉमा गुडविल पीक या कालूमार पीक कहा जाता है। सद्भावना शिखर, सद्भावना की इंग्लिश कर दोगे तो सद्भावना मतलब गुड विल, गुड मतलब अच्छी, विल मतलब इच्छा, अच्छी भावना, या कालूमार पीक कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर, देखो कितनी, ये ज्यादा ऊंची हिल नहीं है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर 752 मीटर है। याद रहेगी बात। नेक्स्ट पॉइंट, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर, फिर आ गया जैनियों का मंदिर है, जैसे दिलवाड़ा था। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर पारसनाथ, जो कि झारखंड में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी है ना झारखंड में, जो कि झारखंड में स्थित है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, याद रहेगी बात। ठीक है, याद रखना इसको भी। देखो आयुष बेटे, जल विभाजक का कार्य क्या होता है? यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी है?
पश्चिमी घाट। आगे जब पढ़ोगे तो तब ये पढ़ोगे कि पश्चिमी घाट एक जल विभाजक है। पश्चिमी घाट कैसे जल विभाजक है? जल विभाजक मतलब इधर पानी इधर जाएगा, इधर पानी इधर जाएगा, तो जल बांट दिया इसने, जल बांट दिया। यानी अब जो इधर की नदियां हैं, प्रायद्वीप की नदियां, उनका पानी कहाँ जा रहा है? इधर। और कुछ नदियां, जैसे एक पहाड़ी है ये, एक पानी यहां से निकल रहा है, एक पानी यहां से निकल रहा है, तो जो इधर से निकल रहा है वो उधर जाएगा, इधर से निकल रहा है इधर जा रहा है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड, वाटर शेड का काम कर रही है। तो कौन काम कर रहा है यहाँ पे वाटर शेड का? पश्चिमी घाट भी जल विभाजक का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां इधर जाती हैं, और मांडवी, ज्वारी, शरावती, ठीक है, ये पेरियार, ये सारी नदियां इधर जाती है। तो एक जल विभाजक ये है। दूसरा जल विभाजक कौन है? विंध्य। विंध्य की जल विभाजक है, क्योंकि इससे ऊपर की जितनी नदियां हैं, मालवा के पठार की, अरावली की, वो सारी नदियां ऊपर की ओर जा रही हैं, और प्रायद्वीप की नदियां इस ओर जा रही है। तो जल विभाजक मतलब जहां से जल की डायरेक्शन बदल गई। वैसे ही जल विभाजक का काम करता है आपका, एक शहर है हरियाणा में, अंबाला। अंबाला शहर सुना आपने? अंबाला। देखो अब यहां पर देखो, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये राज्य उत्तराखंड। हिमाचल की नदियां इधर जा रही हैं और उत्तराखंड की इधर जा रही हैं, यानी कोई जल विभाजक है? वरना ऐसा कैसे हो गया कि हिमाचल की नदियां का पानी तो जा रहा है कहां? अरब सागर में है, और उत्तराखंड की नदियों का पानी कहां जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। यानी ज्योग्राफिकली लोकेशन अलग है। तो अंबाला शहर है वो जो जल विभाजक बनता है। उससे ऊपर का क्षेत्र, वहां की नदियों का पानी कहां जाएगा? सिंधु नदी तंत्र में। और इधर उससे नीचे के क्षेत्र में नदियों का पानी कहां जाएगा? गंगा नदी तंत्र में। उससे नीचे का क्षेत्र यानी जो आपका यमुनानगर वाला क्षेत्र हो गया हरियाणा का। जैसे आप जानते हो यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही निकलती है, और आपको पता है यमुना नदी हरियाणा से होते हुए गुजरती है, समझ रहे हो? तो हरियाणा में अंबाला, तो यहाँ पे आप देखो अंबाला शहर हो वो भी जल विभाजक है, विंध्य श्रेणी है वो भी जल विभाजक है, पश्चिमी घाट है वो भी जल विभाजक है। ऐसे जल विभाजक आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई, याद हो जाएगा ये। तो विंध्य पढ़ी आपने और अरावली पढ़ी। विंध्य ज्यादा ऊंची पर्वत नहीं है, इसमें ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आपको नाम बताए पहाड़ियों के, जैसे कैमूर पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, वैसी सतपुड़ा आप पढ़ेंगे तो आप वहां पे राजपीपला पढ़ेंगे, महादेव पढ़ेंगे, फिर मैकाल श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिर मैकाल को आप अलग से भी रख लेंगे। अब यहाँ पे पारसनाथ इसका पार्ट है, अब ध्यान से देखना अपनी एटलस में, पारसनाथ हमने इसमें लिखा, लेकिन पारसनाथ की पहाड़ी को एक अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है। और अगर आप पारसनाथ की ऊंचाई देखोगे तो पारसनाथ की ऊंचाई सद्भावना की ऊंचाई से ज्यादा है, लेकिन उसको हम हाईएस्ट पीक नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर डिसकंटिन्यू हो गई ना, वो दूर है पारसनाथ की। और पारसनाथ हो चाहे दिलवाड़ा हो, यहाँ पे जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि जैन मुनि संत अपनी तपस्या वगैरह के लिए इधर जाते थे। वैसे कर्नाटक में भी श्रवण बेल गोला आपको एक जगह मिलेगी, वो काफी प्रसिद्ध है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे हम कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर कल वाला पीडीएफ जो हम लोग नहीं सुन पाए थे लास्ट में, सर कल वाला ये अभी भेज दूंगा मैं। आयुष, जो कल हमने लिखवाया था उसका लास्ट का पेज की फोटो भेज दीजिएगा, या पूरा ही भेज दीजिए, ठीक है? चलिए धन्यवाद।